नमस्कार और स्वागत है द डीप डाइव में। आज हमारे सामने कोई रिसर्च रिपोर्ट या कोई बहुत जटिल लेख नहीं है, बल्कि कुछ ऐसा है जो सीधे दिल से बात करता है। हमारे पास प्रेम संवाद आशिक और माशूका की शायरी नाम के एक संकलन से बस 2 छोटी शायरियां हैं। ये एक प्रेमी और प्रेमिका के बीच की एक तरह की बातचीत है, एक काव्यात्मक संवाद। तो आज हमारा मकसद है ये समझना कि शब्दों का ये छोटा सा लेन देन ये इतना गहरा और असरदार क्यों महसूस होता है। और ये दिलचस्प भी है क्योंकि अक्सर हम सोचते हैं कि गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बहुत सारे शब्दों की जरूरत होती है या बहुत मुश्किल भाषा की। हाँ, जबकि यहाँ सादगी में ही सबसे बड़ी ताकत छिपी है। बिल्कुल। तो चलिए इस संवाद की परतों को खोलना शुरू करते हैं। इस बातचीत की जो शुरुआत है वो आशिक की तरफ से होती है, जो एक तरह से पूरी बातचीत का मंच तैयार करता है। मैं इसे पढ़ती हूँ। मोहब्बत के सफर में तेरी यादों का सहारा है, तू पास नहीं फिर भी दिल के सबसे करीब हमारा है। तेरे बिना अधूरी है मेरी हर एक खुशी, तू ही मेरी दुनिया, तू ही मेरा सहारा है। इसे पहली बार सुनने पर मेरे मन में जो बात आती है वो है एक तरह की बेचैनी। बेचैनी? अच्छा, हाँ। एक खालीपन का एहसास है, खासतौर पे वो आखिरी 2 पंक्तियां, तेरे बिना अधूरी है मेरी हर एक खुशी, तू ही मेरी दुनिया। ये सुनने में बहुत रोमांटिक लगता है, पर क्या इसमें थोड़ी ज्यादा निर्भरता नहीं झलकती? ऐसा लगता है जैसे वो कह रहा हो कि मेरे अपने वजूद का कोई मोल ही नहीं है तुम्हारे बिना। आपने एक बहुत ही जरूरी नस पकड़ी है। ये सिर्फ प्यार का इजहार नहीं है, ये एक गहरी भावनात्मक स्थिति का बयान है। चलिए इसके एक एक हिस्से को देखते हैं। पहली पंक्ति है मोहब्बत का सफर। हाँ। ये कोई सड़क पर होने वाला सफर नहीं है, ये जिंदगी के उतार चढ़ाव का सफर है। हाँ। और इस मुश्किल सफर में उसका सहारा क्या है? तेरी यादों का सहारा। मतलब यादें ही उसकी ताकत है। बिल्कुल, यानी यादें सिर्फ गुजरे हुए पल नहीं है, वो वर्तमान में जीने की ताकत है, एक लंगर की तरह है जो उसे संभाले हुए है। और वो जो पंक्ति है, तू पास नहीं फिर भी दिल के सबसे करीब हमारा है। बिल्कुल। ये तो आज के जमाने के कई रिश्तों की हकीकत जैसी लगती है। बिल्कुल। लोग अलग अलग शहरों में, अलग अलग देशों में रहते हैं, फिर भी भावनात्मक रूप से जुड़े होते हैं। बिल्कुल। इस एक पंक्ति में एक गहरा विरोधाभास है, शारीरिक दूरी और भावनात्मक नजदीकी। ये दिखाता है कि उनका रिश्ता सिर्फ भौतिक उपस्थिति पर निर्भर नहीं करता। लेकिन यहाँ एक और बात छिपी है। ये पंक्ति जितनी सुकून देने वाली है उतनी ही दर्दनाक भी है। अच्छा। हाँ, ये लगातार इस बात की याद दिलाती है कि जिसे वो सबसे करीब महसूस करता है वो असल में उसके पास है नहीं। हाँ, ये तो है। यह एक मीठा दर्द है जो दूरी के एहसास को और गहरा कर देता है। और शायद इसी दर्द से वो आखिरी 2 पंक्तियां निकलती हैं, जहां वो अपनी पूरी दुनिया ही अपनी प्रेमिका के आसपास बना लेता है। लेकिन मेरा सवाल वही है, क्या ये निर्भरता, क्या ये किसी रिश्ते के लिए स्वस्थ है? ये एक बेहतरीन सवाल है। अगर हम इसे आधुनिक मनोविज्ञान के नजर से देखें तो ये व्यवहार एंग्शियस अटैचमेंट स्टाइल के कुछ लक्षणों से मिलता जुलता है। एंग्शियस अटैचमेंट? हाँ, इसमें व्यक्ति को अपने पार्टनर से लगातार आश्वासन और पुष्टि की जरूरत महसूस होती है। उन्हें एक डर होता है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें छोड़कर न चला जाए। अच्छा। तो जब शायर कहता है तू ही मेरा सहारा है, तो वो सिर्फ प्यार नहीं जता रहा, वो असल में एक अनकहा सवाल पूछ रहा है। क्या? वो पूछ रहा है, क्या तुम भी मेरे लिए वही महसूस करती हो? क्या तुम मेरा सहारा बनोगी? ये एक तरह से अपनी असुरक्षा को सामने रखने जैसा है, एक आश्वासन की तलाश है। ओह, अच्छा, तो ये सिर्फ एक तरफा घूषा नहीं है, बल्कि एक तरह की गुहार है। हाँ। एक सवाल है जो जवाब का इंतजार कर रहा है। बिल्कुल। ये जानकर तो इस शायरी का पूरा मतलब ही बदल जाता है। अब तो ये जानना और भी जरूरी हो गया है कि इस गहरी असुरक्षा और प्यार भरे सवाल का जवाब कैसे दिया गया होगा। हाँ, क्योंकि जवाब यही तय करेगा कि ये रिश्ता इस असुरक्षा के बोझ तले दबेगा या और मजबूत होकर उभरेगा। तो चलिए देखते हैं कि माशूका ने इस चुनौती को कैसे संभाला। उसकी शायरी कुछ यूं है। तेरी हर धड़कन में अपना नाम सुनाई देता है, तेरे हर ख्वाब में मेरा ही चेहरा नजर आता है। दूरी हो तो क्या, दिल से दिल जुड़ा रहता है, तू सिर्फ मेरा है और ये एहसास हर पल साथ निभाता है। वाह। ये जवाब तो उम्मीद से कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये सिर्फ मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ नहीं है, ये तो एक तरह से उसके हर डर को, हर असुरक्षा को
चुन चुनकर खत्म करने जैसा है। आपने सही शब्द इस्तेमाल किया, ताकतवर। यहाँ लहजे में जमीन आसमान का फर्क है। आशिक की शायरी में एक सवाल था, एक खालीपन था। हाँ। माशूका का जवाब एक घोषणा है, एक मजबूत चट्टान की तरह। वो उसके सवालों का जवाब नहीं दे रही, बल्कि उन सवालों को पैदा होने की वजह ही खत्म कर रही है। वो कैसे? पहली 2 पंक्तियां देखिए। तेरी हर धड़कन में अपना नाम सुनाई देता है, तेरे हर ख्वाब में मेरा ही चेहरा नजर आता है। ये कल्पना तो बहुत गहरी है। मतलब वो ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे बारे में सोचती हूँ, बल्कि ये कह रही है कि मैं तुम्हारे वजूद का हिस्सा बन चुकी हूँ। Exactly। तुम्हारा दिल मेरे नाम से धड़कता है, तुम्हारे सपनों पर मेरा कब्जा है। ये तो एक अलग ही स्तर का जुड़ाव है। हाँ, और ये बहुत महत्वपूर्ण है। वो रिश्ते को रोजमर्रा की बातचीत से उठाकर अवचेतन मन के स्तर पर ले जा रही है। सबकॉन्शियस, बिल्कुल। धड़कन जीवन का प्रतीक है और ख्वाब हमारे सबसे निजी विचारों का। इन दोनों जगहों पर अपनी मौजूदगी का दावा करके वो कह रही है कि हमारा जुड़ाव सतही नहीं है, ये मौलिक है। एक तरह से वो कह रही है कि जब मैं तुम्हारी सांसों और सपनों में शामिल हूँ, तो ये कुछ किलोमीटर की दूरी हमें कैसे अलग कर सकती है। बिल्कुल यही। और फिर वो सीधे उसी मुद्दे पर आती है जो आशिक की सबसे बड़ी चिंता थी, दूरी। दूरी हो तो क्या, दिल से दिल जुड़ा रहता है। ये तो पहली शायरी पर सीधा निशाना है। सीधा निशाना। ये उस चिंता को न सिर्फ स्वीकार करती है, बल्कि उसे एक झटके में खारिज भी कर देती है। वो कह रही है कि दूरी एक मामूली बाहरी चीज है और हमारा असली कनेक्शन जो दिलों का है वो ज्यादा मजबूत है। इससे कहीं ज्यादा मजबूत है। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो वो कह रही है कि हमारा कनेक्शन तारों का है, सड़कों का नहीं। वाह, ये एक बहुत गहरा आश्वासन है। और फिर आती है आखिरी पंक्ति, जो शायद सबसे शक्तिशाली है। तू सिर्फ मेरा है और ये एहसास हर पल साथ निभाता है। ईमानदारी से कहूँ तो आज के जमाने में अगर कोई ये कहे तुम सिर्फ मेरे हो, तो ये थोड़ा अधिकार जताने वाला या पोजेसिव लग सकता है। क्या यहाँ भी वही मतलब है? ये एक बहुत ही वैलिड चिंता है और संदर्भ यहाँ सब कुछ है। अगर ये पंक्ति अकेले कही जाती तो शायद इसका मतलब अधिकार जताना हो सकता था। हाँ। लेकिन ये उस संवाद के अंत में आ रही है जहाँ एक व्यक्ति ने अपनी गहरी असुरक्षा जाहिर की है। आशिक ने कहा, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूँ। बिल्कुल। इसके जवाब में जब माशूका कहती है तू सिर्फ मेरा है, तो ये कब्जा करने की कोशिश नहीं है, ये एक भावनात्मक ढाल है। भावनात्मक ढाल। हाँ, वो कह रही है तुम्हें अधूरा महसूस करने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम पूरी तरह से मेरे हो और ये एहसास तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। ये मेरा शब्द यहाँ सुरक्षा, समर्पण और संपूर्णता का प्रतीक है। ये उस अधूरेपन को भरने का एक वादा है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो ये अधिकार असल में एक आश्वासन है। बिल्कुल। एक ने अपनी कमजोरी दिखाई और दूसरे ने उसे अपनी ताकत से ढक दिया। तो जब हम इन दोनों शायरियों को एक साथ रखकर देखते हैं तो हमारे सामने क्या तस्वीर उभरती है? हमारे सामने एक मुकम्मल भावनात्मक यात्रा की तस्वीर उभरती है। ये एक आदर्श कॉल एंड रिस्पॉन्स का नमूना है। सवाल और जवाब। हाँ, पहला हिस्सा एक असुरक्षित दिल की पुकार है जो दूरी और अनिश्चितता से परेशान है, और दूसरा हिस्सा एक स्थिर और आत्मविश्वासी मन का जवाब है जो उस पुकार को सुनता है, समझता है और उसे वो सुरक्षा देता है जिसकी उसे जरूरत है। बिल्कुल। ये दिखाता है कि एक मजबूत रिश्ते में प्यार का इजहार करना जितना जरूरी है, उतना ही जरूरी अपने साथी की असुरक्षाओं को समझना और उन्हें दूर करना भी है। मतलब इसका मुख्य विषय सिर्फ मोहब्बत नहीं, बल्कि संवाद और भावनात्मक सुरक्षा है। सही कहा। कैसे शब्दों के जरिए हम एक दूसरे के डर को शांत कर सकते हैं और रिश्ते में भरोसे की नींव को और मजबूत कर सकते हैं। ये बातचीत अधूरेपन के एहसास से शुरू होकर एक मुकम्मल अपनेपन के एहसास पर खत्म होती है। आपने बिल्कुल सही सार पकड़ा, और ये हमें ये भी सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने रिश्तों में आश्वासन कैसे देते और पाते हैं। क्या हम अपने साथी की उन बातों को सुन पाते हैं जो वो कह नहीं रहे? और जब हम खुद को असुरक्षित महसूस करते हैं तो क्या हम उसे जाहिर करने की हिम्मत रखते हैं? हाँ, ये तो है। ये संवाद दिखाता है कि अपनी कमजोरी को जाहिर करना रिश्ते को कमजोर नहीं बनाता,
बल्कि उसे और गहरा करने का एक मौका देता है, बशर्ते सामने वाला उसे संभालने के लिए तैयार हो। बिल्कुल। ये सब सुनकर मुझे आज के जमाने के रिश्ते याद आ रहे हैं। ये शायरी तो उस दौर की है जब शायद खत लिखे जाते थे और जवाब के लिए हफ्तों इंतजार करना पड़ता था। सही। आज तो हमारे पास व्हाट्सएप है, वीडियो कॉल है, संवाद तुरंत होता है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल उठता है। क्या? ये शायरी प्यार और दूरी जैसे सार्वभौमिक विषयों पर है जो कभी नहीं बदलते, लेकिन क्या आज के इस डिजिटल युग में जहां हम हर पल जुड़े हुए हैं, इन गहरी भावनाओं को व्यक्त करने का हमारा तरीका बदल गया है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। क्या एक दिल वाला इमोजी, ₹100.2, हाँ, 2 पास नहीं फिर भी दिल के सबसे करीब हमारा है, कि गहराई को समेट सकता है? शायद नहीं। देखिए, इमोजी और मीम्स अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। वे तुरंत भावनाएं व्यक्त करते हैं, एक मुस्कान ला सकते हैं, एक त्वरित जुड़ाव महसूस करा सकते हैं, लेकिन वे अक्सर भावनाओं के शॉर्टकट होते हैं। शॉर्टकट? हाँ, वे गाने के कोरस की तरह हैं जो बार बार दोहराया जा सकता है, लेकिन शायरी उस गाने के छंद की तरह है जिसमें कहानी होती है, बारीकियां होती हैं और एक ठहराव होता है। लेकिन ये भी तो है कि कई बार एक लंबी देर रात की चैट या एक दूसरे को भेजे गए गानों के लिंक भी तो बहुत कुछ कह जाते हैं। शायद आज की शायरी का रूप बदल गया है। हो सकता है। निश्चित रूप से आज भी लोग गहरी भावनाएं व्यक्त करते हैं, बस माध्यम अलग है। लेकिन एक बुनियादी फर्क है। शायरी या खत लिखने में एक प्रयास होता है, एक सोच होती है। आप शब्दों को चुनते हैं, उन्हें तराशते हैं। उस प्रक्रिया में ही भावना और गहरी हो जाती है। और डिजिटल संवाद अक्सर क्षणिक होता है, तेजी से होता है। उसे सहेज कर रखना, बार बार पढ़ना शायद उतना आम नहीं है जितना किसी खत या शायरी की डायरी को रखना होता था। तो संक्षेप में ये छोटा सा संवाद हमें न सिर्फ प्यार और भरोसे की खूबसूरत कहानी सुनाता है, बल्कि ये भी याद दिलाता है कि शब्दों में कितनी ताकत होती है, दिलों को जोड़ने की, डर को मिटाने की और असुरक्षा को अटूट विश्वास में बदलने की। बिल्कुल। और ये हमें उस अंतिम विचार के साथ छोड़ जाता है जिस पर श्रोता सोच सकते हैं। आज की तेज रफ्तार डिजिटल दुनिया में हम अपनी सबसे गहरी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए कौन से